नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति राणा। 5 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी हुई खबरों के साथ। 2022 तक फार्म इनकम को डबल करने की दिशा में नीति आयोग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में किसान सिर्फ फसल ही पैदा नहीं करेगा, बल्कि जो उसकी पैदावार होगी उसको खुद की बनाई गई कंपनी के जरिए भी वो सेल कर पाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक कई किसानों को एक साथ मिलकर अपनी कंपनी या इंडस्ट्री लगाने का मौका भी मिलेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से इस पूरी खबर पर और जानकारी देते हैं। प्रकाश, खबर तो बहुत अच्छी है किसानों के लिए, बहुत महत्वाकांक्षी भी प्लान है, लेकिन आखिरकार इंप्लीमेंट कैसे कर पाएगा ये किसान? देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों के साथ इस बारे में बातचीत शुरू हो गई है और इस पॉलिसी पे फाइनल अभी इसकी जो फाइनल इसको फाइनल करना अभी बाकी है। उम्मीद ये की जा रही है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं, कि कुछ ही दिनों में इसकी फाइनल रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद इसको सरकार को भेजा जाएगा। इस नए मॉडल के तहत सबसे अहम चीज़ ये होगी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलकर अपनी ज़मीन को इकट्ठा करेंगे और एक कंपनी के सहयोग से उस पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। उसमें कई तरह की एक कंपनी हो सकती है, चाहे वो पैकेजिंग का हो या फिर मिक्सिंग का हो, जो फार्म आउटपुट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके इस्तेमाल से इसको फिर ग्लोबल मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में भी उसको बेची जाएंगी। सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी काम पहले से भी सरकार कर रही है, तो उसका फ़ायदा इसमें मिलेगा। अहम चीज़ ये है कि जो किसान होंगे उनके हितों की रक्षा करना सरकार के प्रायोरिटी लेवल में है। इस मॉडल का एक हिस्सा है, जिसमें यह है कि जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होगी उस जो कंपनी बनेगी वो किसानों की होगी। उसका लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ऑपरेशनल और उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसकी एक्सपर्टीज कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कंपनी की होगी। जो किसान ये चाहते हैं कि वो कंपनी का हिस्सा ना बने लेकिन उनको कमाई हो, तो उसके लिए वो अपनी ज़मीन लीज पे दे सकते हैं और रेंट से भी वो अपनी कमाई कर सकते हैं। ये पूरा इस प्रोसेस का हिस्सा है। चीन में कई प्रोविंस में इस तरह के मॉडल पे काम हो रहा है और इस मॉडल को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है उसको भी देखा जा रहा है। अहम चीज़ ये है कि सरकार ये चाहती है कि कम समय में किसानों की इनकम को है वो बढ़ाया जाए, उसको डबल किया जाए। 2022 तक का टारगेट है। उस दिशा में ये पॉलिसी काफ़ी महत्वाकांक्षी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि क्योंकि राज्य सरकारों का रोल काफ़ी अहम होगा, इसलिए राज्य सरकार इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाकई प्रकाश, और साथ ही इस मॉडल के जरिए जैसा आपने बताया कि चीन के जो हेनान प्रांत है उसके तर्ज पर मॉडल तैयार किया जा रहा है। लाखों हेक्टेयर खाली पड़े जमीनों का इस्तेमाल होगा और संबंधित इलाकों में लाखों नौकरियां पैदा करने का जो टारगेट है सरकार का, वो भी इसके तहत काफी हद तक पूरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए प्रकाश आपका। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में घर खरीदारों के लिए बेहद ही जरूरी खबर। अपनी कमाई लगा चुके बायर्स के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी करीब 22,000 फ्लैट्स के पोजेशन को लेकर बैठक कर रहा है। चेयरमैन आलोक टंडन बैठक में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट और नो ड्यूज का मुद्दा भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में 28 प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर हिस्सा ले रहे हैं। 16,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जिनका पोजेशन 3 महीने के अंदर देना है और बैठक में फ्लोर एरिया रेशो यानी फार बढ़ाने पर भी बात हो जानी है। तो नोएडा अथॉरिटी की बेहद ही अहम बैठक। मेरे सहयोगी गौरव खोसला और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, बताइए इस बैठक में क्या निकलकर सामने आ रहा है इम्पोर्टेंट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज काफी बिल्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे और मीटिंग अभी भी जारी है। ग्रुप वाइज मीटिंग रखी जा रही है कि अगर 10 बिल्डर्स हैं, टोटल 28 से 32 बिल्डर्स को बुलाया गया है जिनके प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट है और महज औपचारिकता रहती है कि आप जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं उसको पूरा करें और अपना सीसी लेके जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने जो स्कीम निकाली है उसके तहत इन्होंने साफ तरीके का कहा है कि अगर किसी बिल्डर ने 500 करोड़ का ड्यूज है अथॉरिटी की तरफ, तो आप उसका 15% दीजिए और अगर माफ कीजिए 10% दीजिए और 500 करोड़ से ज्यादा है तो 10% दीजिए और अपना फुली जो टावर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटी से लेकर जाइए। यानी इससे पहले जो कंडीशन थी वो 65% की अमाउंट की थी कि 65% पहले 15% दीजिए, फिर 65% दीजिए, फिर आपको पार्शियल सीसी इशू होगा। लेकिन अब अथॉरिटी ने बिल्डर्स की प्रॉब्लम्स को समझा, होम बायर्स की प्रॉब्लम्स को समझा। उसमें उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि आप अपना 10% अमाउंट जमा कीजिए और अपना प्रोजेक्ट का जो फुली कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए। तो 16,000 फ्लैट्स का पोजीशन 3 महीने के अंदर मिल जाएगा, ये ग्राहक जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक
सबसे अभी भी चीज है कि अगर अथॉरिटी जिस तरह से झुकी है बिल्डर्स के आगे, और बिल्डर्स अगर आगे आते हैं, इस स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो हमें लगता है कि काफी हद तक रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी और बिल्डर्स के और होम बायर्स के लिए काफी अच्छी खबर होगी, क्योंकि योगी सरकार भी कह रही है कि अगले 3 महीने तक वो 50,000 फ्लैट्स का पोजेशन दिलवाएंगे। लेकिन अब बिल्डर्स के ऊपर है कि वो कितना इस स्कीम का फायदा ले पाते हैं। जी जी गौरव, फिलहाल ये बैठक चल रही है, इस पर और जानकारी आगे भी हमें देते रहेगा। फिलहाल इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच ये भी बताएं कि आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट के होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट से एनसीएलटी की कार्रवाई रोकने की मांग की है। सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 51 करोड़ रुपए का बकाया है। इस रकम का भुगतान नहीं करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनसीएलटी में एक रिट दायर कर कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दिया था। 6 सितंबर 2017 को एनसीएलटी ने आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट में राजेश सैमसन को आईआरपी नियुक्त कर दिया। आईआरपी को अगले 6 महीने में इस प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने और इससे जुड़े बकायेदारों से जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है। आम्रपाली का सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 76 में है। अब जी बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब सरकार ने स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी तो इसका फायदा आम कंज्यूमर को तो नहीं हुआ, लेकिन कंपनियों ने जमकर मुनाफा काटा है। जी मीडिया के अखबार डीएनए के इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि स्टील कंपनियों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद स्टील की कीमतें 5 महीने में 5 से 20% तक बढ़ाई है। सवाल अब यह उठता है कि क्या स्टील कंपनियों के बीच साठगांठ की गई और फिर कीमतें बढ़ा दी गई। स्टील की कीमतें बढ़ने का असर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी पड़ा है। आपको यह भी बताएं, घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। There seems to be a very likelihood that there is a cartelization, because this whole thing is benefiting only a very few steel manufacturers, and they were actually, prior to that, they were crying that they are making losses. So it looks very evident. I mean, quite evident, 2 + 2 together. See, there is the government can do it because the Steel Authority of India, which is the largest producer. If they bring down the prices, definitely these people will be forced to reduce the prices. क्या रहा शेयर मार्केट का हाल, आपको बताते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में तेजी रही। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,850 का स्तर भी पार कर लिया। अच्छे बिक्री आंकड़ों से ऑटो शेयरों में खरीदारी रही। मेटल, ज्वेलरी, तेल, गैस, एनबीएफसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, लिकर शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही। एयरसेल के साथ मर्जर रद्द होने की खबर से आरकॉम के शेयर में आज भारी गिरावट थी। एसबीआई लाइफ लिस्टिंग पर निवेशकों को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। 700 के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 735 रुपए पर यह शेयर लिस्ट हुआ, लेकिन अंतिम सत्र में शेयर में मुनाफा वसूली हुई। कल बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होने जा रहा है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का, और क्या दरों में बदलाव होगा कि नहीं, इस पर बाजार की भी नजर है। I think the market has had a huge move from the lows, and the rupee has been relatively strong. I think the market is now rather on the high side. I think there are other markets in the world that are more attractive. After India having been one of the best performing markets until just recently. और देश की दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ के आज शेयर बाजार में अच्छी लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर बीएसई पर 733 रुपए पर और एनएसई पर 735 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 700 रुपए था। लिस्टिंग के बाद शेयर ने 740 रुपए का हाई लेवल भी छुआ, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। शेयर के ट्रेडिंग के दौरान 714 रुपए का निचला स्तर भी छुआ। एसबीआई लाइफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की बीएनपी पारिबास कार्डिफ की जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये भी बताएं, देश की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो बाजार में लिस्ट हुई थी वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थी, जिसने इशू के जरिए 6,000 करोड़ रुपए कमाए थे।
सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन था वो तो काफी अच्छा रहा था, लेकिन रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से इतना ज्यादा रुझान नहीं दिखा था। उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि आप अच्छी लिस्टिंग हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के स्ट्रेंथ्स देखते हैं। एक तो SBI ब्रांड आप जानती हैं, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स से। IPO के बाद जो क्योंकि ऑफर फॉर सेल है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंशन प्लान में भी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और आगे किस तरह की स्ट्रेटजी होगी? जी, हमने एनालाइज किए हैं कि जितना हमारा ग्रोथ अभी हो रहा है उसमें हम 3 साल के लिए पूंजी और नहीं लगेगा। तो आप लगभग देखिए 3 साल के अंदर हमें फिर मार्केट में जाना है, क्योंकि हमें 25% फ्री फ्लोट करना है। अभी तो 16% ही हुआ है। तो उस समय हम एक बार फिर रिव्यू करेंगे कि पूंजी का जरूरत है कि नहीं। क्या मंदी की आहट से मिलेगी राहत? RBI घटाएगी ब्याज दरें। मंदी की आहट के बीच सरकार इससे बचने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन बारी तो RBI की है। फेस्टिव सीजन में सुधर रहे सेंटिमेंट को RBI बरकरार रख सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है RBI रेट कट करे। ब्याज दरों में कटौती कर RBI इकोनॉमी की गाड़ी को पटरी पर वापस लाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सुधार की इस राह में कई रोड़े भी हैं। अब कल मालूम चलेगा कि दरें घटेंगी या नहीं। त्योहारों में कार बिक्री बढ़ी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC की सेल्स उछली। यहां तक कि रियल्टी सेक्टर में भी सुधार की उम्मीद है, लेकिन त्योहार में बना ये मूड फेस्टिव सीजन के बाद बिगड़ सकता है। यही कारण है कि इंडस्ट्री ने अब RBI से उम्मीद लगाई हुई है, क्योंकि यही रेट कट मंदी की आहट से अर्थव्यवस्था को राहत दिला सकता है। दरें जरूर कम होनी चाहिए, और दरें तब कम होंगी जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट जो है वो कम किए जाए। हमारे विचार में 1% से 1.5% तक जरूर कम होना चाहिए। हमारे विचार में इस वक्त 8-8.25% तक दर चल रही है, उसको कम से कम 6.5 तक आना चाहिए। बेशक इंडस्ट्री यही चाहती है कि RBI बाजार के मूड को ठीक करने के लिए ये कदम उठा ले, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। त्योहारों से पहले ये अच्छा मौका रहेगा ग्राहकों की खरीदारी की क्षमता बढ़ाने का। ब्याज दरें कम होने से ज्यादा लोग बैंकों से लोन लेंगे और हाउसिंग सेक्टर में मांग बढ़ेगी। GST से पड़ रहे दबाव को घटाने के लिए भी अच्छा मौका बन सकता है, और साथ ही अमेरिका में भी बॉन्ड बिकवाली से पहले ये आखिरी मौका है रेट कट करने का। हमारा जो इंडिया है, जो लैंड ऑफ सेवर्स है, अगर आप उनको थोड़ा कम रियल रेट्स दोगे, 3-4 साल पहले तो उनको नेगेटिव रियल रेट्स मिलता था, आज की तारीख में ये पॉजिटिव है। तो अगर आप उसमें थोड़ी सी कटौती करोगे तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ में डेफिनेटली एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रहेगा। बेशक सब चाहते हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन फिर भी इस बार रेट कट की गुंजाइश कम ही है। दरअसल आंकड़े भी इस बार रेट कट का मूड बनाते नजर नहीं आ रहे। अगस्त में कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3.2% रहा, जो 5 महीने में सबसे ज्यादा है। Q1 में वित्तीय घाटा 2.38% रहा, जो कि 4 सालों की ऊंचाई पर था। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 महीने में निचले स्तर पर है। साथ ही गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। RBI बार बार बैंकों से ग्राहकों को रेट कट का फायदा पहुंचाने की बात करता रहा है, लेकिन पहले की कटौती का भी पूरा फायदा बैंकों ने ग्राहकों को अब तक नहीं दिया है। वहीं जी बिजनेस के सर्वे के मुताबिक एनालिस्ट को इस बात की उम्मीद कम ही है कि दरों में कटौती होगी। 80% मानते हैं कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि बाकी 20% को 0.25% कटौती की उम्मीद है। इकोनॉमी एज ए लार्ज में देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि रेट कट होगा, क्योंकि आप देखिए जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है मैंडेट जो रिजर्व बैंक कर रही है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, और इन्फ्लेशन अब थोड़ा बढ़ने लग गया है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने भी RBI और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पत्र लिखकर ब्याज दरों में 0.25% कटौती की मांग की है। वहीं फिक्की की भी यही मांग है कि इंडस्ट्री के खराब मूड को संभालने के लिए RBI रेट कट का सहारा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आरबीआई की तरफ से अच्छी खबर तो अभी आई भी नहीं कि बैंकों की तरफ से झटका जरूर लग गया है। बड़े बैंक, सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है। एसबीआई ने 1 करोड़ रुपए तक के 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.7% से घटाकर 6.5% कर दी है और नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। सीनियर सिटीजन को अब एफडी पर 7.25% की जगह 7% ब्याज मिलेगा और इसी के साथ एसबीआई ने बेस रेट को 9% से घटाकर 8.95% कर दिया है। बैंक ने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं इस साल दशहरा और नवरात्र के दौरान सोने चांदी की चमक फीकी रही है। क्या रही है वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह मुंबई के झवेरी बाजार से। मैं इस समय हूं मुंबई के झवेरी बाजार के अंदर और इस शोरूम के अंदर मेरे साथ कुछ ज्वेलर्स हैं। उन्हीं से समझता हूं सर, ये जो सेल्स इस बार इतनी ज्यादा कमजोर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी कमजोर रही है और आप लोगों की कमजोर रही है, तो सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगा दिया है और उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लगाया है, जिसके लिए सिर्फ 50,000 तक सोना के अंदर खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं रहती। उसके ऊपर अगर जो कोई भी अगर गोल्ड लेता है तो उसके लिए केवाईसी देनी पड़ती है। उसके लिए लोग अभी तक घबराते हैं। अभी तक वो इस बात पर समझ में नहीं आ रहा है उनको कि हम केवाईसी देवे कि नहीं देवे। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ऑफ द रिकॉर्ड मतलब अनऑफिशियल रूट से फिर जो जिनका शादी ब्याह है सीजन जो शुरू होने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो उनमें उन लोगों को अगर जो सोना खरीदना है, जो ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं देखे तो क्या अनऑफिशियल रूट से फिर सोना चांदी खरीद रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी भाव जो है इस बार गत दशहरा की कंपेयर में कुछ 1,000-1,200 रुपये सोना भी तेज रहा है। दूसरा, आज अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज सोना डिस्काउंट में बिक रहा है, $10 सोना डिस्काउंट में, तो उसका भी एक दूसरा कारण रहा है कि सोना जो है जनवरी से लेकर जून तक में कुछ 580 टन सोना आया और उसमें से 280-290 टन ही सोना बिका। तो इस तरह